आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी कार्यपुस्तिका अध्याय हिमालय की बेटियां से संबंधित दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। नदियों से संबंधित किसी गीत की 4 लाइनें जो तुम्हें याद हो लिखो। तो यहाँ पर आप जो भी नदियों से संबंधित कोई आपको 4 लाइनें याद हो वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ बना करके लाइनें लिखी गई है, तो आप भी अपनी तरफ से कोई 4 लाइनें बनाकर लिखें, या कोई भी आपको कोई कविता या गीत में से 4 लाइनें याद हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। कल कल बहता नदियों का पानी, मानो कहता जैसे कोई कहानी, चलता जाता बहता जाता, हम सबको आगे बढ़ना सिखाता। तो ये हमें क्या संदेश देता है कि हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये 4 कविता की लाइनें यहाँ पर लिख दी हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कहती है? जिस प्रकार पानी के बहने की आवाज को कल कल कहा जाता है, इसी प्रकार इन आवाजों से संबंधित शब्द लिखो। ये कुछ आवाजें दी गई हैं, उनसे संबंधित आपको शब्द लिखने हैं। जैसे पढ़ के सुनाता हूं। हवा का चलना, पक्षी के पंख की आवाज, सूखे पत्तों के हिलने की आवाज, बादलों का गरजना, बारिश की बूंदों की आवाज। अब इसके सामने इनसे संबंधित आपने शब्द लिखने हैं। जैसे क में हवा का चलना, तो उसके लिए शब्द रहता है, उसकी जो ध्वनि होती है सर सर की वो ध्वनि निकलती है। पक्षी के पंख की आवाज, पक्षियों के पंख की जो आवाज है वो कैसी आवाज करते हैं? फर फर या फड़ भी कहते हैं, फर या फड़। सूखे पत्तों के हिलने की आवाज शर शर, ये ध्वनि निकलती है, सर की ध्वनि निकलती है। बादलों का गरजना, बादलों के गरजने को कहते हैं गड़गड़। तो बादल जब गरजते हैं तो कैसी ध्वनि निकालते हैं? गड़गड़ की ध्वनि। बारिश की बूंदों की आवाज, उसको कहा जाता है टिप टिप, या दूसरे शब्दों में उसको छम छम बरसे पानी। तो छम छम भी कह सकते हैं, लेकिन जो छम छम शब्द है वो ज्यादा पायल की आवाज के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम लिख सकते हैं वह शब्द भी छम छम या टिप टिप। प्रश्न संख्या 3। आइए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? हिमालय पर देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा आदि के पेड़ पाए जाते हैं। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो आपके पास जो जो पेड़ पाए जाते हैं उन पेड़ों के नाम यहाँ पर लिखेंगे। मैं अपने आसपास जो पेड़ पाए जाते हैं उनके नाम लिख रहा हूँ, आप भी अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारे आसपास अमरूद, आम, जामुन, नीम, पीपल, बरगद, कीकर, सफेदा, शीशम आदि के पेड़ पाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी आपके आसपास पेड़ पाए जाते हैं उनके आप नाम यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, नदी से नदियां, जो नदी शब्द है उसका बहुवचन क्या बनता है? नदियां। वह बेटी से बेटियां बना है। इसी तरह के 5 नए शब्द बनाओ। यहां पर हम क्या देखते हैं कि नदी जो शब्द है वो एक वचन है, उसका बहुवचन क्या बनता है? नदियां। और बेटी एक वचन है, बेटी का बहुवचन बेटियां। लेकिन इसको हल करने से पहले हम इस बात पर ध्यान दें कि जो वचन बदलों में एक नियम होता है जिसमें दीर्घ
ई को हटा करके उसके पीछे बहुवचन बनाने के लिए इया यानी कि ह्रस्व ई और या शब्द जोड़ दिया जाता है, तब जाकर के उसका बहुवचन बन जाता है। तो ऐसे आप 5 नए शब्द लिखेंगे। पेटी पेटियां, देवी देवियां, बच्ची बच्चियां। इन सभी में आप क्या देख रहे हैं, एक वचन में दीर्घ ई है, और जब हम इनका बहुवचन बनाते हैं तो दीर्घ ई की जगह क्या हो जाता है, ह्रस्व ई में बदल जाता है और यहाँ शब्द साथ में जुड़ जाता है, जिससे इसका बहुवचन बन जाता है। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं, जैसे कापी कापिया, और जो भी आपको ध्यान में आता है तो आप ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार इधर जो शब्द लिखे हैं, मिठाई एक वचन में, ये क्या है, दीर्घ ई, दवाई दीर्घ ई, रजाई दीर्घ ई। जब हम इनका बहुवचन बनाएंगे तो ये दीर्घ ई ह्रस्व ई में बदल जाती है और बाद में यहाँ शब्द जोड़ दिया जाता है। तो आप ऐसे अन्य शब्द लिख सकते हैं, मिठाई मिठाइयाँ, दवाई दवाइयाँ, रजाई रजाइयाँ। प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए वाक्यों को इस प्रकार से बदलो कि उनका अर्थ नहीं बदले। उदाहरण दिया गया है, किसी लड़की को जब मैं देखता हूं, तो इसको बदल दिया गया है, देखता हूं जब मैं किसी लड़की को। यहां पर हम क्या देखते हैं कि शब्द वही हैं, लेकिन शब्दों का क्रम बदल दिया गया है। दूसरे वाक्य में शब्दों का क्रम बदल दिया गया है। क्रम बदलने के बाद भी उस वाक्य का अर्थ या भाव वही निकलता है जो पहले वाक्य में भाव या अर्थ निकलता हो। तो हम इसी प्रकार अन्य दिए गए वाक्यों में उनके शब्दों का क्रम बदलेंगे, परंतु उस वाक्य का भाव या अर्थ वही निकलना चाहिए। आइए शुरू करते हैं क भाग को। हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगी हैं। तो ये वाक्य है, तो इसमें दिए गए शब्दों का आप क्रम बदल सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ वही निकलना चाहिए। तो इस प्रकार से बदलेंगे क्रम, आंखों के सामने नाचने लगती है, यहां से शुरू किया है, आंखों के सामने नाचने लगती हैं। क्या आगे क्या रहेगा, हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां। तो हमने जो बाद के शब्द हैं उनको शुरुआत में लिख दिया है और जो शुरू के शब्द हैं उनको बाद में, लेकिन इस वाक्य का भाव या अर्थ वही निकलता है जैसा वाक्य हमें प्रश्न में दिया गया है। ख भाग, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। तो अब इसमें शब्दों का क्रम बदलकर इस प्रकार से लिखेंगे, वे प्रतीत होती थीं संभ्रांत महिला की भांति, संभ्रांत महिला की भांति। आगे चलते हैं क भाग, बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। ये वाक्य है, इसके शब्दों का क्रम बदल देते हैं, इन नदियों को कितने कवियों ने बहन का स्थान दिया है। तो शब्दों का क्रम बदलने के बाद वाक्य इस प्रकार से बनेगा, इन नदियों को कितने कवियों ने बहन का स्थान दिया है। ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम शब्दों का क्रम बदलकर लिखते हैं तो उनमें से कोई भी शब्द छूटने नहीं चाहिए, वो सभी शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं घ भाग, समुद्र को उसका दामाद कहने में, किसको, समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो इसमें शब्दों का क्रम हम इस प्रकार से बदलेंगे, कुछ भी झिझक नहीं होती है, कुछ भी झिझक नहीं होती है। समुद्र को उसका दामाद
कहने में, समुद्र को उसका दामाद कहने में। तो इस प्रकार ये प्रश्न का हल हमारा पूरा हो गया है, यानी कि सभी भागों को हमने हल कर दिया है। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 का क भाग, जब तुम्हारा मन नहीं लगता है तब तुम क्या करते हो। इस प्रश्न का जो जवाब रहेगा वो सभी का अलग अलग प्रकार से हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति जब उसका मन कहीं पर नहीं लगता या उसका मन परेशान है, वो उदास है, तो वो क्या क्या करता है, ये सभी का जवाब अलग अलग हो सकता है। यह जो जवाब मैंने लिखा है ये सिर्फ मार्गदर्शन हेतु है, तो आप अपने विचार यहाँ पर लिखेंगे। जब मेरा मन नहीं लगता तो मैं अपने दोस्तों के पास चला जाता हूँ। उनके साथ बातचीत करके मन हल्का या खुश हो जाता है। यहाँ पर हूँ की बजाय क्या आएगा, है, ये लिखने में गलती हो गई है। कोई खेल खेलता हूँ या टीवी देखता हूँ या संगीत सुनकर मन बहलाता हूँ। ये समय समय पर अलग अलग समय की बात है। कभी जैसा हमें अवसर मिलता है, किसी दिन मन उदास है तो हम दोस्तों के पास चले जाते हैं, उनसे बातचीत करके हमारा मन हल्का हो जाता है, मन खुश हो जाता है। और कई बार किसी को कोई खेल खेला जाता है तो खेल खेलने से भी हमारा मन हल्का हो जाता है। या कई बार हम टीवी देख लेते हैं या संगीत आदि सुन करके हम अपने मन को बहला लेते हैं और हमारा मन खुश हो जाता है, या जो हमारी उदासी है वो दूर हो जाती है। प्रश्न संख्या 6 का ख भाग। ख भाग, अपने दोस्तों से बात करके लिखो कि वे जब उदास होते हैं तब क्या करते हैं। जब हम अपने दोस्तों से इस विषय पर बात करते हैं तो जवाब भी अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी स्थिति होती है। हर व्यक्ति जब भी उदास होता है तो वो अपने मन को खुश करने के लिए या अपनी उदासी को दूर करने के लिए अलग अलग तरीके से कार्य करता है। जैसे मैंने अपने बारे में बताया है, ऐसे ही हर व्यक्ति अपने मन को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग गतिविधियों में भाग लेता है। तो ये मार्गदर्शन हेतु कुछ बातें लिखी हैं। मेरे दोस्तों ने बताया कि जब वे उदास होते हैं तो वे बाहर खेलने या दौड़ लगाने निकल जाते हैं। जब हम कोई शारीरिक कसरत करते हैं, खेलते हैं, दौड़ आदि लगाते हैं तो हमारा जो मूड है वो ठीक हो जाता है, हमारी उदासी चली जाती है। या घर पर टीवी देखते हैं। एक ने कहा कि मैं घर के बगीचे में काम करता हूँ। हमने घर में जो बगीचा वगैरह बनाया होता है उसमें पौधों को पानी देना है, या उसमें जो फालतू घास वगैरह उग जाता है उसको उखाड़ना है, या बगीचे की साफ सफाई करना। तो जब हम किसी कार्य में लग जाते हैं तो हमारे जो उदासी है वो दूर चली जाती है, हमारा मन खुश होता है। प्रश्न संख्या 7, लेखक ने हिमालय की तुलना सभी नदियों के पिता के रूप में ही क्यों की। लेखक ने, जो हमारा पाठ है हिमालय की बेटियां, उसमें हिमालय की तुलना नदियों के पिता के रूप में क्यों की। इसका जवाब इस प्रकार से रहेगा, क्योंकि सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं। यानी कि सभी नदियों का जो उद्गम स्थान है, निकलने का स्थान है या पैदा होने का, शुरू होने का जो स्थान है वो हिमालय है। यानी कि वो हिमालय से निकलती हैं या पैदा होती हैं। और हिमालय की गोद में बच्चे की तरह खेलती हैं। इसलिए हिमालय को नदियों का जनक यानी कि पिता कहा गया है, या पिता के साथ उनकी तुलना की गई है। हिमालय की जो तुलना की है वो नदियों के पिता के रूप में की गई है।
प्रश्न संख्या 8, नीचे कुछ बातें लिखी गई हैं, इनसे संबंधित पंक्तियां पाठ में से ढूंढकर लिखो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से पंक्तियों को ढूंढेंगे। जैसे शुरुआत करते हैं क भाग, जब ये नदियां बहते बहते जंगलों में पहुंचती हैं तब इतना शांत हो जाती हैं जैसे कोई व्यक्ति अपनी पुरानी बातों को याद करते समय शांत हो जाता है। इसके लिए अब हम चलते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में। जैसा कि भाग क में ये पंक्तियां दी गई हैं, जब ये नदियां बहते बहते जंगलों में पहुंचती है तब इतना शांत हो जाती हैं जैसे कोई व्यक्ति अपनी पुरानी बातों को याद करते समय शांत हो जाता है। तो इससे संबंधित हम इन पंक्तियों को आगे लिख सकते हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, स्वेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। ये इन्हीं पंक्तियों से संबंधित पंक्तियां हैं जो हमारे पाठ के अंदर दी गई हैं। तो उन्हीं पंक्तियों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप भी यहाँ पर अपने लिखाई में सुंदर सुंदर यहाँ पर लिखें। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। यहाँ पे लिखा ना पुरानी बातों को याद, तो ये पाठ में इससे संबंधित ये पंक्तियां दी गई हैं, आप पाठ्य पुस्तक में से छांटकर यहाँ पर लिख देंगे। भाग ख, ये भी इसी प्रकार से आपको हल करना है। ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं मार्गदर्शन के लिए। जब लेखक ने हिमालय के ऊपर चढ़कर नदियों को पतली पतली धाराओं के रूप में निकलते देखा तो वह बड़ा आश्चर्य करने लगा कि यही नदियां मैदानों में विस्तार लेकर कैसे बहने लगती हैं। तो इससे संबंधित हम फिर से पाठ्य पुस्तक का सहारा लेते हैं और हम पाठ्य पुस्तक में से पंक्तियों को ढूंढते हैं। इस प्रश्न से संबंधित पंक्तियां पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर दी गई है, पाठ हिमालय की बेटियों के अंदर। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। तो ये दिए गए प्रश्न से संबंधित पंक्तियां हैं जिनको हमने रेखांकित कर दिया है, निशान लगा दिया है। अब आप अभ्यास पुस्तिका में जो खाली जगह दी गई है वहां पर इन पंक्तियों को लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं इनसे संबंधित पाठ्य पुस्तिका से ली गई पंक्तियां। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। और यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह आएगा क्योंकि इनके ऐसे रूप को देख करके लेखक को बहुत ही विस्मय या हैरानी होती है। तो यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। चलते हैं भाग नंबर ग पर। यह जो भाग है हमारा, यह भी बिल्कुल पहले भाग क और ख की तरह से है। इसमें पंक्तियां दी गई हैं। विशाल हिमालय की बर्फ के धीरे धीरे पिघलने पर बूंद बूंद पानी इकट्ठा होकर कब न जाने दो महान नदियों में बदल गया और समुद्र में
बहता जा रहा है। तो इससे संबंधित जो पाठ्य पुस्तक में पंक्तियां दी गई हैं, जरा उन पे ध्यान देते हैं, फिर हम लिखेंगे और उनको पढ़ेंगे। ये पंक्तियां दी गई हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। चाहे तो हम यहाँ तक लिख सकते हैं, अगर थोड़ा आगे बढ़ाना चाहें तो ये एक वाक्य और हम लिख सकते हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो ये दो नदियां बताई गई हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो आइए हम अभ्यास पुस्तिका में इन पंक्तियों को लिख देते हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। यहां तक भी लिख सकते हैं, आगे बढ़ाना चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र। सौभाग्यशाली कौन है? समुद्र, जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यहां भी विस्मयबोधक चिन्ह अवश्य लगाएं। जो अंतिम हमारा वाक्य है, यहां पर देखें कि पकड़ने का श्रेय मिला, इसके बाद विस्मयबोधक चिन्ह लगाना है। प्रश्न संख्या 9 भाग क। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र को ध्यान से देखें, क्या क्या दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति है, वो ध्यान से देख रहा है किसको, कि सूअर तालाब के अंदर गंदगी को खा रहा है, यानी कि इस तालाब के अंदर काफी गंदगी फैली हुई है इसके आसपास। और इसी तालाब में एक जो भैंस है वो भी मलमूत्र त्याग कर रही है। और पीछे एक झोपड़ी नुमा मकान भी दिखाई दे रहा है, पीछे पहाड़ हैं। तो अब आप इसके बारे में अपने विचार लिखें कि आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। यह चित्र किसी तालाब में फैली हुई गंदगी का है, यानी कि इस तालाब में काफी गंदगी फैली हुई है, उसके बारे में यह चित्र दिखाया गया है। एक खड़ा हुआ व्यक्ति देख रहा है कि एक सूअर वहां फैली हुई गंदगी खा रहा है, यानी कि उस तालाब में काफी गंदगी फैली हुई है। एक भैंस पानी के अंदर मलमूत्र त्याग कर पानी को दूषित यानी कि गंदा कर रही है। पीछे एक झोपड़ी नुमा मकान और पहाड़ भी दिखाई दे रहा है। ये झोपड़ी नुमा मकान है और पीछे ये पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 का ख भाग। अपने आसपास के तालाबों, नदियों को इस तरह की गंदगी से बचाने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो? अपने दोस्तों से चर्चा करके लिखो। यानी कि आपके आसपास किसी जोहड़, तालाब या नदी आदि में इस प्रकार की गंदगी फैली हो या न फैले, यानी कि इन तालाबों या नदियों को गंदगी से बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप अपने दोस्तों से विचार विमर्श कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर अपने विचार लिखें कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर तालाब या नदियों को गंदगी से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करूंगा। इस प्रकार पानी में गंदगी फैलाने वाले लोगों को जल प्रदूषण से होने वाली हानियों के बारे में समझाऊंगा। मैं उन लोगों को समझाऊंगा कि जो लोग गंदगी फैलाते हैं, कि
गंदगी फैलाएंगे तो जल का प्रदूषण बढ़ेगा और उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है, किस प्रकार वो बीमारियों को फैलाता है, तो ये सब उनको समझाऊंगा। पानी को स्वच्छ रखने और पानी की बचत करने के उपाय भी बताऊंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि किस प्रकार हमें पानी को स्वच्छ रखना है या पानी की बचत किस प्रकार से करनी है। भविष्य में होने वाले जल संकट के बारे में सचेत करूंगा और मैं लोगों को सचेत करूंगा कि अगर हम पानी का दुरुपयोग करते रहे, पानी को बेकार में बहाते रहे, किस प्रकार भविष्य में जल संकट पैदा हो सकता है, तो उसके बारे में भी सचेत करूंगा कि जल है तो कल है। अगर हम भविष्य के लिए जल बचा कर रखेंगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है। जल है तो कल है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। आज की ऑनलाइन कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी आज की कक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।